जय हिंद साथियों, दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपके लिए एक बड़े भर्तियों का पिटारा खोला है, जिसमें कि 17 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 17 वैकेंसियां इन्होंने जारी किया है। अपना कैलेंडर जो जारी किया है, इसमें आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, या एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि इसके अंदर कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी भी है, यानी कि राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भी वैकेंसी है। तो अपने लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत बड़ा एक मौका है युद्ध लड़ने का, है ना। तो देखते हैं कि इसमें कितनी क्या पोस्टें हैं, क्या योग्यता रहने वाली है ना, कैसा क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, एग्जाम कब तक होगा। तो देखो, ये जो कैलेंडर है कल ही जारी हुआ है, यानी कि 15/5/2023 को जारी हुआ है। इसमें आप देखिए, जो आपकी 7 नंबर की है, ये 7 नंबर की जो वैकेंसी है, इसमें देखिए आप, इसमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लिखा हुआ है। ये 7 नंबर वाला जो पोर्शन है, ये वाला, है ना। इसमें अंदर एग्जाम डेट आपकी घोषित कर दी गई है कि 21 अक्टूबर 2023 को मॉर्निंग वाली शिफ्ट में आपका एग्जाम होना है। तो अब आज अपने इसके बारे में चर्चा करेंगे, योग्यता क्या रहती है, कौन कौन से स्टूडेंट्स है जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम दे सकते हैं, ग्रेड पे क्या है, यानी कि वेतन कितना रहने वाला है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का काम क्या रहता है ना, क्या सिलेबस क्या है, कौन कौन से नोट्स पढ़ने हैं, कौन कौन सी आपको किताबें पढ़नी है ना। तो इसके बारे में पूरा विस्तृत अपने चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके, हाँ जी, ये देखिए आज का जो अपना टॉपिक है, इसके बारे में बताने का ही है। जैसे कि कृषि पर्यवेक्षक 2023 है, तो कौन कौन इसको एग्जाम को दे सकते हैं, है ना। वेतन क्या रहेगा, काम क्या रहता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करनी है आपको, क्या कोचिंग जरूरी है कि नहीं है, ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। और बच्चों को सबसे ज्यादा यही कंफ्यूज करता है, क्या सर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आ गई है, क्या हम कोचिंग ज्वाइन करें कि नहीं करें। इस पे विस्तृत से अपने क्रम वाइज चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा मैं, हाँ जी, कौन कौन इस एग्जाम को दे सकते हैं जी। सबसे बड़ी बात यही आती है, देखो स्टूडेंट्स, जो बच्चे, जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, यानी कि जिन्होंने 12th एग्रीकल्चर से पास आउट है, वो बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, है ना। अगर बीएससी है तो बीएससी वाला भी इस एग्जाम को दे सकता है। कहने का मतलब है कि 12th से कितना ही ऊपर हो, वो होना उसका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड चाहिए। तो मिनिमम जो योग्यता है इसकी, वो 12th एग्रीकल्चर पास होना चाहिए, है ना। तो देखो, 12th एग्रीकल्चर पास होना चाहिए, वही बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब सर योग्यता क्या है, देखो भी, योग्यता इसके लिए जो उम्र है वो 18 से 40 वर्ष रखी गई है। कितनी वर्ष रखी गई है? उस बच्चे की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। क्लियर है भी, है ना। अब देखो, इसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया है, थोड़ी बहुत छूट दी गई है। देखो, ओबीसी वर्ग को इसके अंदर 3 वर्ष की छूट है ना। और आपका जो SC/ST है, SC/ST वर्ग है, इसमें इसको 5 वर्ष की छूट है। और भी बहुत सारी छूट दी गई है, जैसे कि विधवाएं हैं, है ना, विधवा है, और आपके जो कैदी रहे हैं, है ना, तो उनको भी काफी रिलैक्सेशन दिया गया है इसके अंदर। तो मोटा मोटा मैंने बता दिया कौन कौन इसको एग्जाम दे सकता है। 18 से 40 वर्ष के बीच में उसकी एज होनी चाहिए, है ना। ओबीसी को इतने वर्ष की छूट है और SC/ST को इतने वर्ष की छूट है। तो ये होगी आपकी मोटी मोटी बात योग्यता की, है ना। अब कुछ बच्चों की क्वेरी आती है, 12th जिन्होंने अभी पास किया, सर क्या हम इस एग्जाम को दे सकते हैं? बिल्कुल आप दे सकते हो। अगर आपकी एज 18 साल हो चुकी है तो आप एग्जाम दे सकते हो, आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो जी। नेक्स्ट अपने पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, सैलरी क्या रहती है जी। देखो जी, सबसे बड़ी बात तो यही रहती है, सबसे पहले तैयारी करते हैं तो यही कहीं ना कहीं माइंड में आता है कि इसका वेतन कितना रहेगा, है ना। कोई भी बच्चा तैयारी करता है तो उसके माइंड में सबसे पहले यही आता है, तो उस हिसाब से ही वो जी जान झोंकता है उसमें। तो मेन मुद्दा यही है कि सैलरी क्या रहने वाली है। देखो भाई, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो पे ग्रेड है वो 2400 पे ग्रेड है। कितना पे ग्रेड है? 2400 पे ग्रेड है इसका। कहने का मतलब, जो शुरू में प्रोबेशन पीरियड होता है उसके अंदर इसका जो सैलरी मिलती है वो 13,600 या 14,000 के लमसम इसकी सैलरी होती है। और प्रोबेशन पीरियड के बाद 30,000 प्लस हो जाती है, यानी कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है, उसके बाद 30,000 प्लस हो जाती है। और सबसे बड़ा फायदा ये भी है अब इसमें कि इसमें एक वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक का भी पद आ गया है, यानी कि आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पोस्ट पर हो तो आपका प्रमोशन होने के बाद आप
वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक बन सकते हो, तो उसमें अच्छी खासी सैलरी आपकी हो जाती है। और ये जो आपका प्रमोशन है लगभग 5 साल के बाद होता है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड, और उसके बाद जैसे जैसे आपको 5 साल हो जाते हैं सेवा में, तो आपको वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक बना दिया जाता है। उस पर अच्छी खासी सैलरी हो जाती है, 60-70 हजार। तो सैलरी वैलरी को तो चिंता मत करें, एक ग्राउंड लेवल की पोस्ट है जी, है ना। काम वाम इतना होता नहीं है, किसानों के बीच में रहना है, किसानों की सेवा करनी है ना। तो सेवा सबसे बड़ा धर्म है। और आप जानते हो कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और जिस हिसाब से यहाँ फार्मर है उस हिसाब से उनको सेवाएं नहीं मिल पाती, टेक्निक चीजों का लाभ नहीं मिल पाता। तो आप उनके बीच में रह के तो भारत की कृषि को आप बेटर बना सकते हो। आपके पास मौका है कृषकों की सेवा करने का, यानी कि जो फार्मर है उनकी सेवा करने का एक बड़ा मौका है ना। तो सैलरी की तरफ मत जाइए, जो इसमें सेवा करने का जो भाव है वो देखिए। अब देखो, जो वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक होता है उसका जो पे ग्रेड है वो 3600 के लगभग हो जाता है 5 साल के बाद। तो सैलरी की मोटी मोटी तो आपकी चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है काम क्या रहता है सर। देखो जी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो पोस्ट है ये एक ग्राउंड लेवल की पोस्ट होती है, और आपको जो काम है किसानों के हित में ही करना होता है, किसानों के बीच में रह के काम करना होता है। देखो भी, एग्रीकल्चर में जितनी भी टेक्निक आती है उसके बारे में किसानों को बताना होता है। एग्रीकल्चर के बारे में जितनी भी टेक्निक आती है वो टेक्निक कहां से डेवलप हुई है और वो किसानों के बीच में कैसे उतारनी है, वो काम किसका होता है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का होता है। उन्नत खेती विधियों के बारे, कृषि विधियों के बारे में बताना उनके, और जो नई वैरायटियां आती है उनके बारे में बताना, उनको खाद बीज कब देना है, कैसे देना है, उनके बारे में किसानों को अवगत करवाना है। दूसरा, फसल को कौन सा रोग लगता है, कौन सा कीट लगता है, उसके बारे में जो दवाएं हैं उनके बारे में उनको बताना होता है। दूसरा, बहुत सारी राजस्थान सरकार की, भारत सरकार की फार्मर से रिलेटेड योजनाएं चलाई जाती है, तो उनके बारे में किसानों को अवगत कराना होता है। जैसे कि अभी ताराबंदी योजना चल रही है, तो किसानों को सब्सिडी कैसे मिलेगी, फॉर्म उसको कैसे भरना है, कैसे आप उस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो सारी की सारी जो जानकारी है वो कौन प्रोवाइड कराता है, आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ही तो करवाता है ना। तो ये इसका मोटा मोटा काम रहता है। तो काम आपको बता ही दिया, ग्राउंड लेवल की पोस्ट है, फार्मर के बीच में आपको रहना पड़ेगा, है ना। और सरकार और जो फार्मर के बीच में जो एक स्टेप है, या आपने कह सकते हैं एक बॉन्डिंग है ना, वो कौन है, वो आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है जी। चलो नेक्स्ट अपनी बात करते हैं पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है सर, सिलेबस क्या रहता है। ये बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर किसी भी एग्जाम को देते हैं तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। देखो जी, सिलेबस जो है इसका, इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक तो आपकी आती है हिंदी, हिंदी आती है इसके अंदर, और एक आपका राजस्थान जीके आता है, राजस्थान जीके आता है, और एक आपका एग्रीकल्चर खुद ही सब्जेक्ट आता है। एग्रीकल्चर पूरा का पूरा जो सिलेबस है 11th 12th का वही आता है। अब सर कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर का होता है। देखो जी, इसमें क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100। कितने क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, 100 क्वेश्चन होते हैं। और कितने कितने किस पार्ट के हैं, देखो 15 क्वेश्चन हिंदी के, है ना, और 15 क्वेश्चन होते हैं जीके के, और आपके जो 25 क्वेश्चन होते हैं जीके के, और आपके जो 60 क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर के यहां रहते हैं ना, है ना। तो ये मोटे मोटे सिलेबस के बारे में बता दिया। और देखो, हर क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होता है, और जो पेपर आता है वो वस्तुनिष्ठ आता है। कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होता है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है जी इसके अंदर। इतनी चीज आपको ध्यान रखना है। टोटल नंबर कितने हो गए, 300, यानी कि 100 क्वेश्चन इसका जो चार्ज है वो रहता है ना। अब इसका मोटा मोटा एनालिसिस करते हैं, किसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। देखो भाई, एग्रीकल्चर में आपके 3 पोर्शन है। कितने पोर्शन है स्टूडेंट, 3 पोर्शन है। पहला है सस्य विज्ञान, पहला कौन सा है, सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी। दूसरा आपका उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान यानी कि इसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। तीसरा है जी आपका पशुपालन विज्ञान। ये 3 यूनिट है इसके अंदर एग्रीकल्चर की, पशुपालन विज्ञान। अब इन तीनों यूनिट से 20-20 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, 20-20 क्वेश्चन आते हैं। 20 हॉर्टिकल्चर के, 20 एनिमल हस्बेंड्री के, और 20 आपके एग्रोनॉमी के क्वेश्चन इसमें आते हैं ना। तो ये मोटा मोटा आपको एनालिसिस हो गया कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सी यूनिट है और किस किस से कितने क्वेश्चन आते हैं। अब बात रही हिंदी, हिंदी जी इसका सिलेबस है छोटा सा, कोई ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है ना। 15 क्वेश्चन इससे आते हैं। और जैसे कि आप जेट का एग्जाम दे के आए हो, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो, तो जेट से तो पढ़ा ही होगा। जेट वालों को जी डर लगा ना बन केमिस्ट्री जी भूतनी है ना, वैसे ही जो आपकी हिंदी है
वो ही एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट जो सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं उनको बड़ा डर लगता है। तो आपका जो सिलेक्शन डिसाइड करती है वो हिंदी करती है, तो हिंदी को थोड़ा सा आप अच्छे से तैयार करें, है ना। अब देखो जी, राजस्थान जीके में भी 3 पार्ट है जी। कौन कौन से पार्ट है? देखो, हिस्ट्री है इसके अंदर, है ना, राजस्थान की हिस्ट्री है ना, मेन राजा महाराजा, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। कल्चर है जी, कौन सा अपना डांस है, लोकगीत कौन किन क्षेत्र में गाए जाते हैं, कौन कौन से देवी देवता हैं अपने, और भूगोल है मोटा मोटा। तो ज्यादा कोई लंबा चौड़ा इसका सिलेबस नहीं है, आप आराम से कवर कर सकते हो। तो ये मोटा मोटा आपके सिलेबस का क्या हो गया, एनालिसिस हो गया जी, है ना। दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं कि देखो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो सिलेबस है उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक हिंदी आता है, राजस्थान जीके आता है, और एग्रीकल्चर आता है। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं स्टूडेंट? 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 3 नंबर का, यानी कि टोटल नंबर कितने हो गए? 300। और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है जी आपका, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है। तो ये आपका एनालिसिस हो गया मोटा मोटा किसका, आपके सिलेबस का, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में सिलेबस रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पॉइंट की, तैयारी कैसे करें सर। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि तैयारी कैसे करें, है ना। बच्चे ने सारी चीजें देख लीजिए, ये सिलेबस है ना, इतना इसका वेतन रहने वाला है, तो तैयारी कैसे करें इसके लिए। तो देखो भी, तैयारी जो है ज्यादा कोई लंबा चौड़ी बात नहीं है कि आप किताबें पढ़ते जाओ। आपके लिए जो सुफिशियंट है, ये 12th लेवल की भर्ती है। तो जो एग्रीकल्चर मेन जो है आपका मेजर सब्जेक्ट जो है, वो आप 11th 12th की बुक से कवर कीजिए जी। आप पिछले पेपर उठा के देखिए, है ना, आपके जितना भी पेपर का लेवल रहता है वो 11th 12th की जो बुक है उसी के इर्द गिर्द रहता है, तो उसके बाहर नहीं जाता। और अन्य बहुत सारी बुक्स आती है कॉम्पिटिटिव, आप किसी भी बुक की हेल्प ले सकते हो। तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि 11th हाँ जी, 11th एग्रीकल्चर की बुक्स है उनको आप अच्छे से रीड कीजिए जी, बिल्कुल अच्छे से रीड कीजिए, है ना। और बहुत सारी ऑब्जेक्टिव बुक्स आती है ना, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर, उनको भी आप थोड़ा थोड़ा देखते रहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। देखो भी, एक थोड़ा इशू आता है स्टूडेंट्स का सर डाटा कहां से फॉलो करें। डाटा का मतलब यहाँ करंट डाटा से नहीं है, डाटा का मतलब है किसी फसल की सीड रेट कितनी है, उर्वरक कितना डालते हैं, तो वो डाटा आता है। किसी के 15 से 20 है, किसी ने 20 से 25 दे रखा है, तो अलग अलग बुक में अलग अलग ही लिखा हुआ मिलता है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए डाटा किसका फॉलो करोगे, जो 11th 12th की बुक है एनसीईआरटी की, आरबीएससी की, जो अपने बोर्ड में चलती है, उसी का ही डाटा आपको फॉलो करना है। देखो स्टूडेंट, बहुत सारी किताबें, बहुत सारा मटेरियल मार्केट में आता है ना। तो आपको मेन फोकस जो एग्रीकल्चर पे करना है वो 11th 12th की बुक पे ही करना है। और आप पिछले पेपर देखोगे तो इससे बाहर कुछ नहीं जाता है। आप कितना ही हाई लेवल पढ़ लीजिए, क्योंकि 12th लेवल की भर्ती है, तो अगला एग्जामिनर भी जानता है कि आपको किस लेवल का पूछना है ना। तो आप एमएससी पीएचडी लेवल तक के नोट्स पढ़ते रहते हो, बीएससी लेवल के नोट्स पढ़ते रहते हो, तो वहां यहाँ आपको इतना नहीं पूछता। 11th 12th की बुक है वो इसके लिए सुफिशियंट है जी, मेरा मानना तो ये है। अब बात करूंगा जीके के लिए। देखो, जीके की कोई भी बुक आप खरीद सकते हो, मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आती है ना, सारी अच्छा ही है, अच्छे राइटर है सारे सारे। तो जीके आप कहीं से कवर कर सकते हो, 25 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी है जी, हिंदी की वही बोलूंगा जी, हिंदी के लिए बहुत सारी बुक अच्छी अच्छी आती है। और मैं बोलूंगा कि 9th से 12th तक जो हिंदी की बुक चलती है वो सबसे शानदार है, उससे नीचे नीचे ही मैटर है। बाकी ऑब्जेक्टिव बुक आप क्वेश्चन निकालने के लिए कोई भी लेके आ सकते हो ना। तो ये होगी तैयारी कैसे करें आपके, इसके बारे में मैंने मोटा मोटा बता दिया। अब एक चीज और है, देखो भी, आपका एग्जाम जो है वो अक्टूबर में होना है। कब होना है? अक्टूबर में। तो लगभग आज से लेकर और अक्टूबर तक आपके पास 5 महीने हैं। तो 5 महीने में आपका जो पूरा सिलेबस है वो अच्छे से कवर होना चाहिए। 5 महीने में नहीं, आपका सिलेबस है वो 4 महीने में ही कवर होना चाहिए जी, अच्छे से। नींद में भी कोई किसी की सीड रेट पूछ ले, आपके जीके से कोई क्वेश्चन पूछ ले, किसी राजा महाराजा का नाम पूछ ले, उसकी कोई उपलब्धियां पूछ ले, तो नींद में भी अगर आपसे पूछे तो वो याद होना चाहिए। इतने अच्छे से आपको तैयारी करनी है। अब तैयारी इतने अच्छे से क्यों करनी है? देखो भी स्टूडेंट, इसमें जो नंबर ऑफ सीट है वो 430 है। कितनी है नंबर ऑफ सीट? 430 ही सीटें हैं। और जो पेपर है पूरा राजस्थान देगा, तो आपको तो एक सीट चाहिए। डिमोटिवेट नहीं होना, पूरी जान और शिद्दत के साथ तैयारी कीजिए, पूरी जी जान झोंक दीजिए। कोई इतना बड़ा एग्जाम नहीं है आपके लिए, कुछ ही इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल तो खुद बोलता है आई एम पॉसिबल,
है ना। इम्पॉसिबल खुद बोलता है आई एम पॉसिबल, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, छोटा सा सिलेबस है, आराम से कवर कर लोगे। अब सर 1 महीना बच गया, उसमें क्या करें? देखो उस 1 महीने में आपको क्या करना है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इनके वो आप निकालिए। कहां आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो वापस आप सिलेबस में जाके देखिए, उसको रिवीजन करने की आवश्यकता है। देखो आप जब ऑब्जेक्टिव निकालोगे, मॉक टेस्ट दोगे या टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हो देते हो तो आपको दो किसी चीज में कंफ्यूजन है, तो इसका मतलब आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है कि अभी भी आपके कंफ्यूजन है, आपका अच्छे से सिलेबस कवर नहीं है। तो 1 महीना है वो आपका एनालिसिस में हो जाएगा, है ना। तो 4 महीने में अच्छे से आपका तीनों जो सब्जेक्ट है वो आपके कवर हो जाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है अपनी, क्या कोचिंग जरूरी है। देखो स्टूडेंट, मैं खुद ही एज ए टीचर हूं और कोचिंग में पढ़ाता भी हूं, है ना। तो थोड़ा सा यहां मैं बोलूंगा कि कोचिंग किसी स्टूडेंट के लिए जरूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। देखो कोई भी आप एग्जाम देते हो, कोई कोचिंग से तैयारी करते हो, तो कोचिंग का आपकी सफलता में हिस्सा रहता है 5 से 10%। मैं इतना ही मानता हूं। कोई भी कोचिंग है, कितना बड़ा धुरंधर है, मैं उसका 5 से 10% ही हिस्सा मानता हूं। वो हिस्सा कैसे है कि वो आपको एक ट्रैक दे देते हैं, वे दे देते हैं, है ना। आपका शेड्यूल है वो। देखो मैं आपको कह रहा हूं कि कोचिंग करना जरूरी है कि नहीं है, मैं मेरा मानना यही है कि कोई भी कोचिंग है उसका आपकी सफलता में 5 से 10% ही हिस्सा रहता, बाकी जी जान आप ही झोंकते हो। आपकी सफलता में 90% जो भागीदारी है वो आपकी खुद की रहती है ना। 5 से 10% ही क्रेडिट कोचिंग को क्यों जाता है? क्योंकि कोचिंग जो है वो आपका रूल रेगुलेशन है वो अच्छे से फॉलो करवा देती है, आपको बाध्य कर देती है कि आपको इतने घंटे क्लास लेनी है और इस मैटर को क्लियर करके आना है। और अच्छी कोचिंग आपको मिल जाती है तो थोड़ी सी जो आपकी जर्नी है या आपका जो ट्रैक है वो बड़ा इजी हो जाता है ना। तो आप जरूरी नहीं है कि कोचिंग करना है, आप स्वयं भी आपका जो शेड्यूल फॉलो करके अपने आप को एक टाइम के अकॉर्डिंग ढाल के सिलेबस कवर कर सकते हो जी, है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कोचिंग करना। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आप कोचिंग करते हो तो आपको थोड़ी सी चीजें हैं वो आसान करके बता दी जाती है, क्योंकि देखो मैं भी खुद ही कोचिंग में पढ़ाता हूँ, सारी चीजें हैं। बट फिर भी बच्चों को ये बोलता हूँ कि कोई बच्चा नहीं पढ़ नहीं कोचिंग अफोर्ड कर पाता है, पैसा नहीं दे पाता है ना, तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोचिंग से ही सिलेक्शन हो। तो आप अपना सेल्फ स्टडी करके भी अच्छा सिलेक्शन ले सकते हैं विद रैंक, है ना। विद रैंक आप सेल्फ स्टडी करके भी अच्छा सिलेक्शन ले सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, हाँ जी, ये तो वही आ गया। तो कुल मिला के बात है ये है कि आपका जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है वो आ गई है, तो जी जान आप अपनी झोंक दीजिए। आपका एग्जाम है वो अक्टूबर में होने वाला है ना। ज्यादा से ज्यादा इस जानकारी को शेयर करें। जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं कि वास्तव में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है क्या, जिनको पूरी जानकारी चाहिए उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। थैंक यू, धन्यवाद।